नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये वीडियो लेक्चर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस पार्ट 1 में हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता था और ये इतनी डेवलप सभ्यता क्यों थी। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जब हम टाइम देखते हैं तो इस टाइम पीरियड में सभ्यता रही थी। पर 2350 के पीछे जब हम जाके देखते हैं तो उस समय ये सभ्यता इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ये इसका प्रारंभिक दौर था। पर 2350 से जब हम आगे का टाइम देखते हैं तो ये इस टाइम में ये सभ्यता काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। इसमें कृषि जो थी वो काफ़ी उन्नत तरीके से की जाने लगी थी, व्यापार विदेशों से होने लगा था। अब आते हैं हम इस सभ्यता का कहाँ पे हमें साक्ष्य मिला और किस किस ने इसकी जो खोज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम का इलाका जो है उस इलाके पे ये सभ्यता के नगर फैले हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर ये इन पूरे इलाके में इसके नगर फैले हुए थे। और इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो इसका साक्ष्य मिला था इस सभ्यता वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही इसका सबसे पहले साक्ष्य मिला था, जो 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी उत्खनन करता थे जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं जो सिंधु नदी है उसके आसपास ही इसके नगर बसे हुए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब आते हैं हम इस सभ्यता के बारे में पता कैसे चला। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस स्थान का दौरा किया, पर उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानकारी प्राप्त नहीं की। फिर उसके बाद कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में जानने के लिए इस स्थान का सर्वेक्षण किया और उसी दौरान कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसके जो इंजीनियर थे बर्टन बंधुओं द्वारा इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी थी वो सरकार को दी। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो 1861 में किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में के अंडर ये आती है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। फिर जब 1921 में दयाराम साहनी जी ने इस सभ्यता के बारे में पता लगाया तो उन्हें कुछ इससे साक्ष्य मिले, जिससे इनको लगा कि ये सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता में व्यापार, कृषि और इसकी नगर नियोजन व्यवस्था जो थी वो काफ़ी उन्नत थी। इसी के लिए इसे इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। इसका भौगोलिक विस्तार जो है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण तक नर्मदा नदी तक फैली थी, लगभग 1100 किलोमीटर तक। और पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम तक सुतकांगे डोर तक 1600 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान और तथा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग इसमें शामिल थे। यानी कि ये पूरा पोर्शन में ये सभ्यता फैली हुई थी और इसके नगर जो थे वो अलग अलग स्थानों पर हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 2800 नगर कहा जाता है, पर हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट नगर ही करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, उसी से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हम इसकी नगर नियोजन व्यवस्था को जान लेते हैं। इसके जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक जो था वो ऊंचा दुर्ग और दूसरे भाग में सामान्य जनता रहा करती थी। अब दुर्ग किसे कहा जाता है? जो मेन लैंड है उससे जो उठा हुआ भाग होता है उसे दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पे जो दुर्ग थे वहाँ पे समृद्ध लोग रहा करते थे, जिनका इस समाज में अच्छा खासा रुतबा था,
वो लोग दुर्गों में रहा करते थे, यानी कि ऊंचे स्थान, उठी हुई भूमि जो यहाँ पे था वहाँ पे रहा करते थे, और नीचे वाले स्थान में सामान्य जनता रहा करती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इसके नगर भी 2 भागों में बटे हुए थे। भवनों का निर्माण जो हुआ था वो पक्की ईंटों से किया गया था। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे बहुत उत्तम थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो से मिली ढकी हुई नालियाँ हैं, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर घर के सामने एक नाली होती थी, जिससे गंदा पानी एक जगह मिलके इकट्ठा होके दूर जाके उस पानी को छोड़ दिया जाता था। तो इसकी जो जल निकासी व्यवस्था थी वो काफ़ी उत्तम थी। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जिसकी लंबाई जो है वो 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 3 मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विशाल स्नानागार है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। यहाँ से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये कहा जाता है कि इस स्नानागार का तो उपयोग जो होता था वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार भी मिला है। और अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से कुछ स्रोत, जहाँ से हमें कुछ पुरातात्विक चीज़ें मिली है, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे मोहनजोदड़ो जो था वो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार और पुरोहित की मूर्ति यहाँ से मिली है। उसके बाद हड़प्पा, यह स्थल पहला स्थल है जहाँ से सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी। अब कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो और हड़प्पा जो था वो काफ़ी समृद्ध नगर थे। इसके जो लोग थे वो काफ़ी डेवलप थे, और बाकी जो नगर थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। इन्हें शहरी नगर भी कहा जा सकता है। और उसके बाद जो हमें साक्ष्य मिला है वो चुनहुंद्रो का है, जो स्थल था। इसकी खोज जो हुई थी 1934 में NG मजुमदार ने की थी, और 1935 में मैके द्वारा यहाँ का उत्खनन कराया गया था। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना और मोहरें मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा ये हो गया, मोहनजोदड़ो ये हो गया, चुनहुंद्रो ये हो गया, और लोथल जो इसका बंदरगाह था वो यहाँ पर स्थित था। लोथल जो था वो गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ये सैंधव सभ्यता का बंदरगाह है, और यहाँ से गोदी यानी कि जहाज बनाने का स्थान जो था वहाँ के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ से जुते हुए खेत, अग्नि वेदिका, मिट्टी की मोहरें और मृद भांड यहाँ से मिले हैं, यानी कि इस तरीके से मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुतकांगे डोर, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से किले का साक्ष्य मिला है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मन के हल की आकृति और सरसों का ढेर आदि मिला है। यानी कि यहाँ से जो हमें मिला है वो हल की आकृति जो इस तरीके से दिखाई देती थी और मन के जो इस तरीके से दिखाई देते थे वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा जो स्थान था वो किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थान स्थित था। 1921 में उत्खनन वर्ष है, और उत्खननकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी जी और मधु स्वरूप है। दयाराम साहनी जी का ही नाम आता है। तो उसके बाद मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, 1922 में उत्खनन हुआ था, और राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे। चुनहुंद्रो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और 1931 में इसका उत्खनन किया गया था, और गोपाल मजुमदार इसके उत्खनन करता थे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर 1953 में इसकी उत्खनन किया गया था, और बीबी लाल और BK थापर इसके उत्खनन करता थे। रोपर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ इसके उत्खनन करता है। तो आप इसे भी जान लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इसकी आर्थिक व्यवस्था की तरफ। आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी व्यापार पर ही निर्भर थे, और यहाँ पे कृषि हुआ करती थी। अब व्यापार जो होता था उसके लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था।
इस स्थानों में हमें जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वो कुब्बड़ वाले बैल की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सामान ले जाने के लिए इन बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार तथा परिवहन के लिए जो स्थल थे, जैसे हड़प्पा हो गया, चुनहुंद्रो हो गया, इसकी जो स्थापना की गई थी वो नदियों के किनारे पर की गई थी, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजा जा सके। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रचलन था। मुद्रा तो यहाँ पर थी नहीं। वस्तु विनिमय क्या होता है कि मेरे पास कुछ सामान है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेब है और आपके पास आम है। अब मैं आपको सेब दे दूंगा और आप मेरे को आम दे देंगे, तो ये सामान का अदला बदली जो होती है उससे वस्तु विनिमय कहा जाता है। व्यापार जो था वो जल स्थल दोनों द्वारा किया जाता था। अब हम आते हैं इनसे जो आयातित वस्तुएं, जो विदेशों से ये सामान मंगवाया करते थे, उसमें सोना जो था वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया करते थे। टीन जो था ईरान और अफगानिस्तान से लिया करते थे। चांदी ईरान और मेसोपोटामिया से लिया करते थे। तांबा खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से लिया करते थे। संदम व्यापारी जो थे वो फारस से चांदी और शीशा आदि वस्तुएं आयात किया करते थे, और तथा बेबीलोनिया जो इराक में था उसे तांबे की बनी हुई वस्तुएं निर्यात किया करते थे। अब बेबीलोनिया ये हमारा इंडिया है, इसके वेस्टर्न साइड हम जाएंगे तो बेबीलोनिया यहाँ पे स्थित था। इराक और सीरिया वाले पोर्शन में यहाँ पे बेबीलोनिया स्थित था। तो इसको जो था वो तांबे की बनी हुई वस्तुएं निर्यात किए करते थे, यानी कि इस जल मार्ग के द्वारा इससे वस्तुएं भिजवाया करते थे। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने ये देखा कि इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इसके कौन कौन से नगर थे, और इस नगरों में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, और ये सभ्यता हमें कहाँ पे मिली, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, ये सब हमने इस लेक्चर में जाना। अगला जो लेक्चर आएगा इसका पार्ट 2, उसमें हम इसकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि इनकी मान्यताएं क्या थी, क्या क्या इनकी परंपराएं थी, ये प्रकृति की पूजा करते थे, और इसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी हम जानेंगे, और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। जो कि अलग अलग इतिहासकारों का कहना अलग अलग है, यानी कि कोई कहता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, कोई कहता है आर्यन जो आए थे उन्होंने इस सभ्यता पर आक्रमण किया, इसके द्वारा इसका विनाश हो गया। तो इसे भी हम अगले लेक्चर में जानेंगे। और हाल ही में जो खुदाई हुई है उससे डेयरी के साक्ष्य मिले हैं, तो उसे भी हम डिटेल से अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आसपास अपने सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए, और जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।